हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सीटीईटी के पेपर 1 के सब्जेक्ट इंग्लिश के पेडागॉजी के पार्ट को। इंग्लिश पेडागॉजी जो लैंग्वेज पेडागॉजी में आता है आपको, वो आपको 15 मार्क के लिए आता है। तो हम इंग्लिश पेडागॉजी के एक चैप्टर को डिस्कस करते हैं आज। इसके पहले मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि आपका जैसे लैंग्वेज पेडागॉजी है तो 15 मार्क का तो क्या रहता है, आपको पैसेज आते हैं ना कोई भी लैंग्वेज के अंदर में। पैसेज और कभी कभी पोएम आता है, लेकिन मैक्सिमम पैसेज, एक पैसेज और एक पोएम रहता है, और ग्रामर के कुछ पोर्शन रहते हैं। और 15 मार्क का ना आपको पेडागॉजी रहता है, ठीक है, यानी बच्चों को वो लैंग्वेज कैसे पढ़ाना। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज 1 को डिस्कस कर रहे हैं। लैंग्वेज 1 या आपका लैंग्वेज 2 भी हो सकता है, इंग्लिश आपको जो सूटेबल रहे उस लैंग्वेज में आप ले सकते हैं 1 और 2 में। तो इंग्लिश पेडागॉजी में टोटल 9 चैप्टर है बच्चों को इंग्लिश किस तरीके से पढ़ाने का सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज जो हम यहाँ पे 4th वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ग्रामर का कोई भी लैंग्वेज लर्निंग के अंदर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डेमो क्लास है पेडागॉजी के। रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। सबसे पहले समझते हैं ग्रामर किसको बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। क्या बता रहा है ग्रामर? कैसा है आपका एक लैंग्वेज का एक सिस्टम है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, ग्रामर से क्या होता है, वर्ड्स आर यूज, डिफरेंट वर्ड्स को हम इस्तेमाल कर पाते हैं ग्रामर से प्रॉपरली। क्लासीफाइड, उनको क्लासीफाई कर पाते हैं, दर्जाबंदी कर पाते हैं उनको अलग अलग। ये तुम्हारा नाउन है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऐसे क्लासीफाई कर पाते हैं। स्ट्रक्चर टुगेदर टू फॉर्म कोहरेंट स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन। और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना कि पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर हेल्पिंग वर्ब रहता है, फिर वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है, और जो भी उस तरीके का ये रिटन कम्युनिकेशन बनाते हैं। इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस टू सेंटेंस फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया। तो कैसा सेंटेंस को जो है ना एक ये प्रॉपर सीक्वेंस देता है, एक रिप्रेजेंटेशन, ताकि आप आइडिया का अपना कर सके टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, और एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन जनरेट हो। समझ में आएगा? ग्रामर का सबसे बड़ा रूल वही है कि जो नेक्स्ट पर्सन है उसको समझ में आए, अगले व्यक्ति को मीनिंगफुल कम्युनिकेशन को आप जनरेट कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन वगैरह बताया, तो इन साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं आए हैं। हम अपने क्लास में सीटीईटी के पूरे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2011 से अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा आपको इस क्लास से सभी सब्जेक्ट में क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बहुत से क्वेश्चन जो है ना, मैं ये तो नहीं बोलूँगा रिपीट हुए पूरी तरीके से, लेकिन उसी को थोड़ा आगे पीछे करके क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में, जो पुराने क्वेश्चन है ना, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एग्ज़ाम, ये हमारा डेमो क्लास है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है उसी को डिस्कस करते हुए चलते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपका इंग्लिश ग्रामर का एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे शॉर्ट में हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइम बता रहा टू डेवलप इन स्टूडेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में ही बताया ना कि एक ऐसा एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का क्या स्ट्रक्चर है वो बेसिक लेवल से बच्चों को समझ में आए, ठीक है। ऐसे आसमान से उतरी हुई कोई ज़बान नहीं है, ह्यूमन कम्युनिकेशन वाला ही लैंग्वेज है इंग्लिश, तो बच्चे उसका स्ट्रक्चर समझ पाए, सबसे बड़ा रोल तो वही है। और उसमें वो अपने आपको एक्सप्रेस कर पाए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाए। अब मेरे को स्ट्रक्चर समझेगा तभी तो मैं उसको एक्सप्रेस कर पाऊंगा ना। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट है टू टीच ग्रामर एज अ रूल गवर्न बिहेवियर एंड नॉट एज मेयर मेयर रूट लर्निंग। तो रूट लर्निंग तो कहीं भी प्रमोट नहीं किया जाता, कहीं पे भी सपोर्ट नहीं किया जाता रूट लर्निंग को। इसको आपको कैसा बताना है ग्रामर को? रूल गवर्न बिहेवियर। रूल गवर्न बिहेवियर मीन्स क्या होगा? ऐसा नहीं कि आप बच्चों को बोलेंगे कि 10-10 रूल लिख लो इसके, 10 रूल उसके लिख लो, 10 रूल ये पढ़ के लिख लो। उनमें ना कैसा है रूल गवर्न बिहेवियर यानी जब वो बिहेवियर लेवल पे कोई लैंग्वेज को बोले, कम्युनिकेट करे, तो उनके बिहेवियर में ना एक रूल, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लैंग्वेज का दिखना चाहिए। ये इस रूल की मतलब है। समझ में आएगा? एक पर्टिकुलर लैंग्वेज और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उनके कम्युनिकेशन में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम नया नवाड़ा इंसान बोल रहा है, नई नवाड़ा मतलब स्टूडेंट बात कर रहा है, नया नवाड़ा मतलब एकदम जो न्यू लोग रहते हैं ना, उस तरीके का बिल्कुल नहीं होना। अब बच्चे शुरुआत में करेंगे तो लगेगा ही ना नया। तो ये जो गवर्न बिहेवियर है ना, रूल गवर्न बिहेवियर, ये टीचर का ही काम है कि कैसे वो बच्चों के अंदर में उसको इंसर्ट करता है, कैसे बच्चों के अंदर में वो डेवलप करता है। नेक्स्ट आपका एम है टू डेवलप द मेंटल एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन। रीजनिंग मतलब ये भी ज़रूरी है ना, जैसे सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो यहाँ रीजनिंग होगा ना। और करेक्ट ऑब्जर्वेशन, बच्चा सही ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करे, कौन से हेल्पिंग वर्ब में, कौन से टेंस में
कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। उसका टेंस का एक मेरे पास चार्ट बना हुआ है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसमें मैंने मेंशन किया है इस तरीके से, उसको वहाँ से भी डिस्कस करेंगे। टू इनेबल स्टूडेंट टू एसिमुलेट द करेक्ट पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज, एसिमुलेट मतलब उसको यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का, करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, जो सही पैटर्न है ना। जैसे मैंने तो देखा बहुत से जो टीचर है, बहुत से जो इंग्लिश की टीचर है, उनके पास भी ना मतलब करेक्ट पैटर्न नहीं रहता, कुछ सेंटेंस का, कुछ वर्डिंग का। एमए इंग्लिश हो चुका होता है उनका। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनकी बुराई कर रहा, जो एक हकीकत है वो बता रहा ना। मैं भी एक टीचर हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मेरे में भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैं सभी स्टूडेंट और टीचर्स को बोलता है यू कैन फील फ्री टू करेक्ट मी एनी वेयर एनी टाइम। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है, जो मैंने देखा ऐसा प्रॉब्लम, तो मैं बता रहा, ये करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज जो है ना, ये बेसिक लेवल से सीखना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। नेक्स्ट है डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज। अभी इंग्लिश पढ़ के बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे क्या? इंग्लिश पढ़ के बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे क्या? एकदम गलत बात है वो। पहले तो एक बात को मेरे को याद समझो जो मैं बता रहा हूँ। इस दुनिया के जो भी साइंटिस्ट है ना, जो भी साइंटिस्ट लोगों ने आविष्कार किए हैं, चीज़ों को ईजाद किया है, डिस्कवर किया है, तो उसके लिए उनको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी मदर टंग में उसको ईजाद किए, मदर टंग में डिस्कवर किए। तो पहली बात तो ये समझ लो कि अगर किसी बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड है, साइंटिफिक डिस्कवरी करना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं इंग्लिश का सहारा लेके ही कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फिर बता रहा है तुम्हारा साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज। इंग्लिश के ज़रिए जो है ना बच्चा साइंस के और नए नए पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस के नए नए फिनोमिना, उनको डिस्कस कर सकता है, उनको एक्सप्लोर कर सकता है, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हुए। ये इसका एक पॉइंट है। वो इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में मैक्सिमम जो तुम्हारा टीचिंग रिसोर्स है, टीचिंग मटेरियल है, अलग अलग कैटेगरी पे, ठीक है, सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे तुम बोलेंगे 5वीं का तो अपने वो मादरी जबान में है ही किताबें, लेकिन जो बच्चा कुछ बनना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, उसी में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। बनना उनना तो बहुत बाहर की बात है, बच्चे का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और वो चीज़ों को और ज़्यादा उसको जानना चाहता है, तो उसके लिए जो है ना वो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके एक मतलब एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकता है। इसमें जो है बहुत से साइंस की मैगजीन भी आते हैं, जैसे उर्दू में एक साइंस की दुनिया करके मैगजीन आता है, तीन मंथ में। देखे होंगे आपने साइंस की दुनिया। ये तो उर्दू भाषा में आता है ना, लेकिन इंग्लिश में आपको ऐसे बहुत सारे मैगजीन देखने को मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में। और इससे सही में एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो सकता है। मैक्सिमम आपका जो प्रिंट पेपर है, प्रिंट पेपर तो कैसा मिक्सअप लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी आपको ना इंग्लिश भाषा, लगभग हर स्टेट में इंग्लिश भाषा का पेपर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पॉइंट का मकसद है। आगे बता रहा हूँ, टू डेवलप टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी, ये भी सही है ना आपका। कैसा जो ग्रामर है, ये ग्रामर के बारे में बात कर रहा है, ग्रामर से ना आप में क्रिएटिविटी भी रहता है। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ लगता है क्या, वहाँ पे वो चीज़ लगता है क्या, तो आप में एक ना रूल मानने की अभी एक क्षमता पैदा होती है कि नहीं मेरे को ये रूल मानना है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आता, नहीं कोई वो बच्चा बोलेगा थर्ड फॉर्म ही आता, कुछ भी कर लो मेरे को कुछ नहीं पता, तो ऐसा नहीं चलता ना, रूल भी मानना पड़ता ना। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंस रिलेवेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर आर। क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर टीचिंग का? पहले बता रहे तुम्हारा लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सही बात है। इट हैज़ लॉजिक इन फॉर्म ऑफ ग्रामर, हाँ ये भी है। अब कॉम्प्लेक्स है तो क्या बोलेंगे, हम छोड़ देंगे क्या उसको? ग्रामर के जरिए आप जो कॉम्प्लेक्स, जो पेचीदा चीज़ है ना, उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामर के जरिए एक वो सीढ़ी है जो आप वो पेचीदा चीज़ तक जा सकते हैं। नेक्स्ट बता रहा है, इम्पैक्ट ऑफ ग्रामर ऑन ऑल लैंग्वेज लर्निंग स्किल इज प्रोमिनेंट। जो आपका ग्रामर का असर होता है ना सभी लैंग्वेज पे, लर्निंग स्किल पे प्रोमिनेंट है वो। इनहेंस कम्युनिकेशन स्किल कॉल फॉर अ हायर डिग्री ऑफ ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। हाँ ये भी एक है जो हायर डिग्री ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस बता रहा है। अगर आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल को इन्हेंस करना है, उसको बढ़ावा देना है, या आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल इस तरीके का रहे कि लोग आपकी बात को सुने इंग्लिश में, भले उनको समझ में नहीं आ रहा लेकिन सुनने को अच्छा लग रहा है, तो आपको ना अपने कॉम्पिटेंस लेवल ग्रामर का बढ़ाना पड़ेगा। तो देखेंगे क्या बोल रहा है, इंग्लिश में फटाफट बोल रहा है, एकदम अच्छे तरीके से बोल रहा है, समझ में तो नहीं आ रहा लेकिन लग रहा है कि एक नंबर सही बोल रहा है। ऐसा कॉम्पिटेंस बढ़ाने का, लेकिन सही भी बोलने का ना, अगले वाले को समझ में भी आना चाहिए। नहीं तो अपन ऐसे इंग्लिश में बोल के चले गए तो बोलेंगे ठीक है अच्छा तो लगा इंग्लिश, अंग्रेज साबू थे ये, अंग्रेज बाबू या अंग्रेजी मैडम थे, लेकिन पल्ले पड़ा नहीं। तो टीचर को तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए ऐसे कि पल्ले ना पड़े। बच्चों के लिए तो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करो, ठीक है, सिंपल इंग्लिश इस्तेमाल करो। यू कैन यूज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जस्ट डे टू डे लैंग्वेज, यूज़ दिस एंड यू कैन कम्युनिकेट ईजियली, ठीक है। ऐसे टूटा फूटा इंग्लिश बोलने का, मैं भी बहुत बड़ा अंग्रेज नहीं हूँ, जो है छोटी मोटी इंग्लिश, ऐसी इंग्लिश बोलता है कि जो अगले वाले को समझ में आए। अब उसमें कुछ वर्ड हिंदी के भी निकल जाते हैं मेरे, कुछ जो है आगे पीछे भी चल जाता है,
तो ठीक है ना, अपन अंग्रेज थोड़ी है कि अगर कुछ गलत बोल देंगे बच्चों को तो ये कोई गोली मार देगा। उनको हिसाब से भी देखो ना, बोलते बोलते अपन सीखते हैं, ठीक है। एक कम्युनिकेशन का माहौल तो बनाओ। अगर अपन पहले ही सोच लेंगे कि मेरे को बोलना ही नहीं है या गलत ही बोलूंगी मैं या बोलूंगा, तो जमेगा नहीं ना बाबा। नेक्स्ट पॉइंट को देखो, कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी इन्वॉल्व नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। अब अगर आपको कम्युनिकेशन का प्रोफिशिएंसी है, इफ़ यू स्पीक लैंग्वेज वेरी वेल और यू आर प्रोफिशिएंट ओवर दैट, तो आपको क्या लगेगा प्रोफिशिएंसी के लिए? नॉलेज लगेगा लैंग्वेज का, एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर एंड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वोकाबुलरी भी लगेगा। ग्रामर का आप अप्लाई करते, ऐसा नहीं कि ग्रामर पढ़ा रूल लिख लिए, बड़ी बड़ी कॉपी में रूल लिख के बैठ गए, पूरी कॉपी काली कर दी और ग्रामर के रूल का मतलब ही नहीं पता। तो अप्लाई अप्लाई करते जाना चाहिए ग्रामर को। एंड यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वोकाबुलरी, वोकाबुलरी का भी इस्तेमाल करना, जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है इंग्लिश का, टू कन्वे मीनिंग इन सोशली एक्सेप्टेबल वे। और इस तरीके से बताने का बच्चों को या लोगों को जो उनके दिमाग में समझ में आए, समझ में आएगा। जैसे शेक्सपियर के जैसा कोई वर्ड मत बोल देना, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज रहेंगे, क्या बोल दिया, बोले सर ने या मैडम ने, ये क्या होता है इसका मीनिंग, बोले समझ में नहीं आ रहा, मेरी दुनिया कोई मतलब का नहीं, ज़िंदगी जीना कोई मतलब का नहीं जब इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा। इतने भारी भारी वर्ड भी नहीं डाल देने का बच्चों को, ठीक है। ऐसे वर्ड इस्तेमाल करो जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते रहते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, इसके एग्जाम के क्वेश्चन भी देखने के। टीचिंग ग्रामर इज इसेंशियल इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, हम अगर हम आम से खास चीज़ की तरफ, ठीक है, एक जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ हम जाना चाहते हैं ना, तो आपको ग्रामर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैसा अभी ठीक है, अब छोटे बच्चों के लिए हम जनरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें इंग्लिश में, लेकिन एक लेवल के बाद आप वो जनरल लैंग्वेज से थोड़ा ऊपर जाएंगे ना, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपको थोड़ा वो जनरल लैंग्वेज से मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करना होगा। तो वही एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, ठीक है, खास लैंग्वेज, बिजनेस इंग्लिश जिसको बोलते हैं हम, या आपका का बिजनेस इंग्लिश के अलावा और वर्बल इंग्लिश, नॉन वर्बल इंग्लिश, मतलब एक तरीके का लेवल अप होता है वहाँ पर। तब जो है आपको फॉर्मल इंग्लिश, जो ऑफिस में बात करते हैं, उस तरीके के लिए ना आपको ग्रामर का यूज़ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन राइटिंग करेक्टली इज अनडिबेटेबल। हाँ वो तो बिल्कुल सही है ना, वो तो कोई भी पकड़ लेगा ना। राइटिंग में तुमने ग्रामर गलत लिखा तो कोई भी पकड़ देगा कि ये बच्चे ने क्या लिखा, बोले पूरा गोला गोला मार देते हैं वो टीचर जो है, रेड पेन से गोला गोला। अच्छा नहीं लगता ना तुमको भी? इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली गिव्स एनीवंस द अपीयरेंस ऑफ क्रिएटिविटी। अगर आप समझ लो इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरीके से राइट कर पा रहे हो, स्पीक कर पा रहे हो, तो आपको क्या मिलता है? अपीयरेंस ऑफ क्रिएटिविटी मिलता है। क्रिएटिविटी मतलब कैसा, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं उस लैंग्वेज पे, ठीक है। उस लैंग्वेज के अंदर आपको मतलब राइटिंग प्लस स्पीकिंग, ये दो चीज़ में कमांड है, तो आप में ना एक क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंट आता है कि यस वी कैन स्पीक द लैंग्वेज वेल टू एनी वन, ठीक है, हर किसी से हम बात कर सकते हैं, ये होता है। फिर इसमें भी ना धीरे धीरे सीखने वाली बात है, ऐसा नहीं कि कोई भी लैंग्वेज के अंदर में कोई जो बच्चा है या कोई जो टीचर है या जो भी एक स्टूडेंट है वो पूरे तरीके से माहिर हो जाए। क्योंकि कैसे जैसे जैसे आप लैंग्वेज को एक्सप्लोर करते हो ना, वैसा वैसा उसके बारे में सीखते हुए चलते हो। समझ में आ रहा है? जो अंग्रेज लोग हैं ना उनको भी पूरी इंग्लिश नहीं आती, ये भी याद रखना है। अभी जैसे मेरी मादरी ज़बान, मदर टंग मेरा उर्दू है, ठीक है, मैं उर्दू में बहुत मौजू अंदाज में आपको जो है दरस व तदरीस कर सकता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके का मैं उर्दू बोल सकता हूँ। लेकिन फिर भी मेरा उर्दू जो है पूरी तरीके से कंप्लीट या कॉम्पिनेंट नहीं है। लैंग्वेज को हम सीखते ही रहते हैं, ठीक है, ग्रामर को बोलो या जो भी पॉइंट को बोलो, उस तरीके से इंग्लिश भी जो है ना वो सीखते ही रहने का। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग मैनी मेंटल एबिलिटी। बहुत सी मेंटल एबिलिटी भी डेवलप होती है। क्या होता है? दिमाग तेज हो जाएगा उससे। मैं तो सुना बादाम खाने से तेज होता है दिमाग। बादाम भी बहुत महंगा हो गया यार अभी पहले से। क्या चेंज होता है इसमें? सच एज रीजनिंग। रीजनिंग का पावर बढ़ता है ना, जैसे मैंने अभी तुमको बताया कौन से टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है ना। तो तुमने देखा एक्टिव का पैसिव वाइज बनाना है तो क्या होगा, एक्टिव पैसिव वाइज बनाना है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ऐसे अपने को ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है ना। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। एंड कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है ना। अभी जैसे तुम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे भी वीडियो पे, ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। जब मेरी लाइव क्लासेस रहती है तो स्टूडेंट का माइंड भटकता नहीं बिल्कुल भी। ये जो है रिकॉर्डेड क्लासेस है, क्योंकि जैसे अभी ऑप्शन नहीं है
लॉकडाउन के इससे। और एक अपॉर्चुनिटी है ये वीडियो क्लासेस से, बाकी के जो दूसरे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है। और एक ऐसा एक रिकॉर्डेड मटेरियल का कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना, एकदम ग्रास रूट लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, इतना हमारा हो गया इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हमारा, सजेशन फॉर टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली। अभी आप टीचर हो, आपको क्या सजेशन दिया जा रहा है इंग्लिश ग्रामर आप इफेक्टिवली टीच कर सको। पहले अपन बता रहा, लेसन शुड बी प्लान बिफोर हैंड। हाँ, पहले ही अपन प्लान करते हैं ना। मेथड ऑफ टीचिंग शुड कीप इन माइंड, और किस तरीके से तुमको पढ़ाना है, बच्चों का क्या बैकग्राउंड है, कौन से लेवल के, कितना उनका दिमाग डेवलप हुआ है, वो सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है ना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लेसन को प्लान करते हैं। नेक्स्ट है, द मटेरियल शुड बी टेकन फ्रॉम लर्नर्स टेक्स्ट बुक। हाँ, लर्नर की टेक्स्ट बुक से लेंगे ना, हम अपना खुद का तो टेक्स्ट बुक, टीचर टेक्स्ट बुक या टीचर हैंडबुक का तो यूज़ नहीं करेंगे। सफिशिएंट प्रैक्टिस वर्क इज टू बी डन, और प्रैक्टिस करना उस पर बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि टीचर बोलेंगे कि अभी क्या है, बोले 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके देती हूँ मैं, 3 महीने में देता सिलेबस कंप्लीट करके, तो वैसा नहीं है। आप समझो उसको पहले, सिलेबस का मेथड समझो, पॉइंट समझो। आपके पास समय नहीं है तो समय को अरेंज करो, एक्स्ट्रा क्लास लो, सफिशिएंट प्रैक्टिस दो उसको ना। और बहुत लंबा प्रैक्टिस भी नहीं होना, नहीं तो एक ही टॉपिक को लेके बहुत लंबा उसी को घुमा घुमा के कर रहे हैं महीने भर। जितना चाहिए उतना सफिशिएंट प्रैक्टिस देना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, टीचर शुड यूज़ अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल एड्स। टीचिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल करो। अब ये जो आप बता रहे हैं ना, ये टीचिंग मटेरियल, अभी जो एक टीचर है आज के टाइम पे 2020 में जो टीचर बन रहे हैं, मतलब मॉडर्न टीचर बोल सकते हैं हम, तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करो प्लीज़, मैं बता रहा ऐसा। क्योंकि इसमें कैसा तुमको भी फ़ायदा मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा। एक वे ऑफ स्टाइल, एक मतलब क्रिएटिव वे ऑफ टीचिंग वजूद में आएगा। अभी क्या है, किताब में से पढ़ के पढ़ा दिए, मज़ा नहीं आता ना उसमें। सबक पढ़ के पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, सबक पढ़ के पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। वो उस्ताद जो है, टीचर है ना, उसका यूज़ करो। किसका यूज़ करो, इंग्लिश ग्रामर के लिए चार्ट्स का यूज़ करो। लैंग्वेज के बहुत सारे चार्ट्स आते हैं, ग्रामर के चार्ट्स है, टेंस के चार्ट्स है, वो चार्ट्स है मेरे पास, मैंने ही बनाया हो। फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड देखेंगे तुमने, जो ताश का पत्ता रहता है, एक का गुलाम राजा रानी, वैसे फ्लैश कार्ड बना सकते हैं अपन। ए फॉर एप्पल, बड़ा सा एप्पल बना दिए। बी फॉर बॉल, बड़ा सा बॉल बना दिए। ठीक है, टेंस के बना सकते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, और उसमें जो उसके हेल्पिंग वर्ब है वो लिख दिए फ्लैश कार्ड में। ठीक है, नाउन का फ्लैश कार्ड बना दिए। नाउन क्या है, पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन एग्जाम्पल, प्लेस एग्जाम्पल, थिंग एग्जाम्पल, ऊपर लिखा है नाउन, फ्लैश कार्ड। ठीक है, पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे इसके पिक्चर्स आते हैं। अब कैसा, ये डिजिटल पिक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जो कुछ आइए पिक्चर का प्रिंट आउट, प्रिंट आउट मतलब कैसा, वो उसके चार्ट्स वगैरह में आ जाता है। डिजिटल पिक्चर का इस्तेमाल करो, मैं करता हूँ। ग्राफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राफ कैसा, बच्चों के अकॉर्डिंग है ना, कोई भी ग्राफ मत दे देने का। ऐसे ग्राफ जहाँ पे लैंग्वेज इधर पर्टिकुलर ग्रामर लेवल से कंसर्न हो, तो ऐसे ग्राफ बहुत कम है। ग्राफ के कुछ आगे मैं बताऊँगा उसके बारे में रेगुलर क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट को देखो, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ ग्रामर इज टू बी यूज इन कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन में मतलब ग्रामर कैसे इस्तेमाल हुआ है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन यानी कि जो आपका जैसे पैसेज है वहाँ पे जो ग्रामर इस्तेमाल हुआ है, पोएम में ग्रामर इस्तेमाल हुआ है, तो वो किस तरीके से इस्तेमाल हुआ और क्यों करे इस्तेमाल। ज़बरदस्ती तो नहीं करे होंगे ना पैसेज और पोएम में, बिना ग्रामर के भी तो बन सकते हैं ना पैसेज और पोएम। क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर, क्यों राइटर ने इस्तेमाल किया, वो सब के बारे में बताने का। ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी देखने का है, तो अभी जो आगे के पॉइंट है थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं हम, बाकी रेगुलर क्लास में पूरा कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट में मतलब मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ, एग्ज़ाम के हिसाब से आपको काम आएंगे ये चैप्टर भी डेमो क्लास का। मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, ग्रामर कैसे पढ़ाने का। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना ज़माने का तरीका है 76 के दौर का। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द डिडक्टिव मेथड, इसको डिडक्टिव भी बोलते थे। क्या होता था इसमें, इन दिस मेथड ग्रामर इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड थॉट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर बुक। पहले ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, ग्रामर को ना अलग से समझते थे। ग्रामर बोलते थे कि ये इंग्लिश का सगा नहीं है, सौतेला भाई है, उसके लिए ग्रामर की बुक ले लेते थे और अलग से पढ़ाते थे। तो ये तरीके में क्या होता था, बच्चों को ना फिर अलग से ग्रामर लेके बैठना था, अलग से ही करना रहता था। तो बच्चे समझते थे कि ग्रामर कैसा एक अलग चीज़ है इंग्लिश से, बस सपोर्ट के लिए लग रहा है उसको। मेन तो अपना सब्जेक्ट ही है ना, मेन तो अपना बुक है। ग्रामर वो अलग से है, सौतेला भाई है उसका, इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है।
तो लेकिन ये तरीका जो है अभी ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से। अभी तुम्हारे खुद पैसेज में, पोयम में ग्रामर रहता ही है, ठीक है। अभी सगा भाई बना दिया उसको ग्रामर को, इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। दोनों सगे भाई है, बीच में दीवार नहीं उठना चाहिए। नहीं तो अंबुजा सीमेंट से दीवार उठा दिए, टूटेंगी दीवार फिर, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड पुराना था, ख़त्म कर दिया, अच्छा ही हो गया अभी। ये भी कौन सा फिर दूसरा वाला इनफॉर्मल मेथड। दिस मेथड इम्प्लाइज टीचिंग ऑफ ग्रामर नॉट ओनली बाय रूल्स बट यूजेज। ये भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को मेथड इनफॉर्मल। सिर्फ रूल के जरिए नहीं बताता कि इसका रूल है ये लिख लो, टेंस का रूल ये है, सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल ये है, लिख लो। फ्यूचर टेंस के अंदर में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। नॉट ओनली बट आल्सो का रूल ये है, लिख लो। हार्डली हैड का रूल ये है, लिख लो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल ये है, लिख लो। ऐसा रूल का ऐसा लिख लिख के अपने कापी काली नहीं करना है, बल्कि यूजेज, इनफॉर्मल मेथड यूजेज करना है, उसका इस्तेमाल करो ना। वहाँ नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करो ना। ऐसा थोड़ी है कि आसमान टूट जाएगा तुम्हारे से, नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करोगे, जैसे तुम्हारी जबान पलट जाएंगी। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, यूज़ करो इनफॉर्मल मेथड में। चौथा वाला पॉइंट देखो, इंडक्टिव डिडक्टिव। तीसरा वाला जो मेथड है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट देमसेल्फ फॉर्मुलाज रूल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पे जो है ना, टीचर के रटे रटाए या बने बनाए रूल इस्तेमाल नहीं करना पड़ता बच्चों को। बच्चे खुद होके रूल को फॉर्मुलेट करते हैं एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। ये जो मेथड है ना इंडक्टिव डिडक्टिव, जब मैं स्पीकिंग क्लास में जाता था तो इस्तेमाल नहीं करता था वो मेरे टीचर जो रूल दिखाते थे ग्रामर के, मैं वही लिखता था। लेकिन वो क्लास पढ़ते पढ़ते ही मेरे अंदर में ना ये इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जनरेट हुआ। मतलब फिर कुछ जगह पे ना मैं अपने खुद के रूल बनाने लगा। जैसे अभी मैंने बताया ना, जो टेंस का चार्ट वगैरह मैंने बताया, बनाया हूँ अपने रूल के, अपने अकॉर्डिंग बनाया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं हो मतलब टेंस का चार्ट मैंने अपना खुद का ईजाद कर लिया, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो मतलब जिस तरीके से टीचर ने रूल बताया था अपने हिसाब से, या जहाँ से उन्होंने पढ़े होंगे, मैंने जिस तरीके से पढ़ा, मैंने जिस तरीके की एग्जाम्पल सॉल्व किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना खुद का रूल बनाया। खुद का मतलब है तो वो उन्हीं का ही है, मतलब कॉपी किया मैंने अलग तरीके से, लेकिन ये कैसा मेरा एक पर्टिकुलर मेरा मेथड उसमें झलकेगा। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ये बहुत अच्छा है। इसमें अपन बोल सकते हैं सेल्फ नोट्स बना रहे हैं हम ग्रामर के, सेल्फ नोट्स। तो टाइम कम है। फोर्थ वाला पॉइंट देखो, इंसिडेंटल मेथड। क्या होता है इंसिडेंटल में? दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज को रिलेशन और रेफरेंस मेथड भी बोलते हैं इसको। को रिलेशन रेफरेंस क्या होता है लेकिन इसमें, दिस मेथड हेल्प स्टूडेंट टू को रिलेट ग्रामर विद अदर रिलेटेड लॉजिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, दूसरे लॉजिकल स्ट्रक्चर से भी इसको जोड़ देता है क्या? स्टूडेंट गेन अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल। अभी लॉजिकल स्ट्रक्चर से तुम कैसे जोड़ोगे? तुम उस तरीके से जोड़ सकते हो कि जैसे तुम क्या कर रहे हो, वो जो चीज़ें हैं डेली लाइफ वाली, उसका तुम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इस्तेमाल कर रहे हो, तभी होगा ना अपन लॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ जोड़ दे रहे हो उसको। समझ में आएगा? क्योंकि अपन जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल चीज़ें रहती है ना बहुत सारी, ठीक है, उनके साथ में उसको कनेक्ट कर देते हैं लॉजिकली, फिर हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे तुम इसमें जाते हो क्लास में तो मे आई कम इन सर, ये मे आई कम इन मैम बोलते हो ना, तो ये ग्रामर का लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। मे आई कम इन ही बोलते हो ना, मैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, लॉजिकल है ये भी, ठीक है। अब डायरेक्ट हम एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं, समय कम है हमारे पास। जितने भी क्वेश्चन हो जाए आपके 15 मिनट में, बाकी फिर रेगुलर क्लास में करेंगे। और क्वेश्चन 18 को देखो, अ चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 3 सेज, तीसरी क्लास का बच्चा क्या बोलता है, आई ड्रैंक द वाटर। ड्रैंक देखो, ड्रिंक यानी पीना होता है, उसका सेकंड फॉर्म ड्रंक होता है, लेकिन इसमें ड्रैंक बोल रहा है। यानी असल में क्या होता है, बहुत सारे वर्ब के आखिरी में ईडी लगाने से वो पास्ट से मतलब सेकंड फॉर्म बन जाता है ना, बहुत सारे वर्ब में। मैक्सिमम वर्ब में, मैक्सिमम वर्ब में सेकंड, मैक्सिमम वर्ब के अंदर तुम ईडी लगा दो, सेकंड फॉर्म बन जाता है। तो ये बच्चे के दिमाग में ना शायद ड्रिंक देखा होगा, तो उसने वही सोचा होगा कि इसमें ईडी लगा देता हूँ मैं और थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ड्रिंक का ड्रैंक कर देता हूँ, तो बन जाएंगे वो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ठीक है। ड्रैंक, अब वो ईडी नहीं लगाना चाहिए था ना उसको, ड्रैंक ठीक था वो, लेकिन लगा दिया उसने। इट इंडिकेट्स द चाइल्ड, अब इसका मतलब क्या है, ही हैज़ ओवर जनरलाइज द रूल और मेकिंग पास्ट टेंस वर्ब शोइंग दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस। क्या कर रहा है वो, ओवर जनरलाइज द रूल फॉर मेकिंग पास्ट टेंस वर्ब। पास्ट टेंस वर्ब मतलब वही वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाने के लिए क्या कर रहा है वो, एक जो रूल है ना उसको ओवर जनरलाइज कर रहा है, शोइंग दैट लर्निंग इज टेक प्लेस। यानी उसने एक पर्टिकुलर रूल सीखा होगा कि टीचर ने बोला होगा कि ये तुम्हारा जो रूल है कैसा है, मैक्सिमम वर्ब में लगता है ये, तो अपने दिमाग में बिठा लो, कोई भी वर्ब आया ना उसके आखिरी में ईडी लगा दो, तुम्हारा वो सेकंड फॉर्म बन जाएगा, यानी कि
पास्ट टेंस वर्ब बन जाएगा। तो उसके दिमाग में ना वो रूल जो है ना उसने ओवर जनरलाइज कर लिया, सब जगह वही लगा रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे उसने गलती किया। तो फर्स्ट वाले हमारा आंसर रहेगा। ओवर जनरलाइज को अंडरलाइन करो, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में और आंसर में और ऑप्शन में कीवर्ड ढूंढना पड़ता है। वो धीरे धीरे आप क्लास होंगी तो तुमको समझ में आएगा। यही तो सबसे मेन है सीटीटी के अंदर क्रैक करने का जो हुनर है या जो स्किल है, कीवर्ड्स को ढूंढना। लेकिन कीवर्ड्स डायरेक्ट नहीं ढूंढ सकते, तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा सिलेबस, समझ में आ रहेगा। तो थोड़ा समय दो, कुछ तुमको टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, थोड़े पैसे लगेंगे, खर्चा होंगे, लेकिन तुम्हारे बेनिफिट है वो पैसों के बाद। कम पैसे लगते क्लास में, बेनिफिट तुमको ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन 19 को देखो, ग्रामर शुड बी टॉट बाय। ग्रामर किस तरीके से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। गिवन क्लियर एक्सप्रेशन दो उनको बच्चों को। इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट की जो चीज़ें हैं उनका प्रैक्टिस करो, कॉन्टेक्स्ट में जो ग्रामर इस्तेमाल हुए। आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल, ना ये मज़ा नहीं आ रहा रूल लर्न करने को बोल रहा। मेकिंग लर्नर डू रिटर्न असाइनमेंट, उनको लिखने वाले असाइनमेंट दो। इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा, क्या लिख लिख के सीखेंगे क्या। तीसरा चौथा तो नहीं है, ये तो पहला होगा या दूसरा होगा। गिवन क्लियर एक्सप्लेनेशन या इनेबल प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। अभी तुमको मैंने बताया ना, ग्रामर को तो इसीलिए शामिल किया गया ना, जो तुम्हारा ये पुराना वाला जो मेथड था ट्रेडिशनल, इसके अंदर ग्रामर अलग से था, सौतेला भाई था। अभी सगा भाई बना दिया ना तुमको। इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर को इनेबल कर दिया ना, इसको अंडरलाइन करो, इनेबल और कॉन्टेक्स्ट को। ग्रामर को इनेबल कर दिया कॉन्टेक्स्ट के साथ, ग्रामर को सगा भाई बना दिया इंग्लिश का, कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन है ना। पहले सौतेले थे, अभी सगे हो गए, जय वीरू के जैसे। 20 वाला क्वेश्चन देखो, रीड द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं क्या, पढ़ो उसको अच्छे से। द लिजार्ड एट द फ्लाई, लिजार्ड ने क्या खा लिया, फ्लाई को। द फ्लाई एट द लिजार्ड, और फ्लाई ने लिजार्ड को खा लिया। सेंटेंस समझ में आएगा कुछ। देखो सेंटेंस के बारे में क्या बता रहा। टीचर कैन यूज दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दैट। अब टीचर ने ये एग्जाम्पल किस लिए दिया है। एक दूसरे को खा जा रहे तो अपने को क्या खाने को मिलेगा, खाने को भी समय है अभी। देखते हैं क्या फ़ायदा मिल रहा है इससे, क्या मतलब समझ में आ रहा है। पहला है दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच का एग्जाम्पल है क्या, नहीं। रिपोर्टेड स्पीच जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस्तेमाल होता है उसका नहीं है। दूसरा है दे आर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन इस्तेमाल हो रहा है क्या, नहीं। कलेक्शन भी नहीं है क्योंकि ये सब रिपीट हो रहे हैं ना, लिजार्ड, फ्लाई, फ्लाई एट रिपीट हो रहे। क्या कलेक्शन बन रहा है, कुछ कलेक्शन नहीं है उसमें। नेक्स्ट बता रहा तुम्हारा थर्ड वाला, देयर इज नो डिफरेंस इन द टू सेंटेंस बिकॉज बोथ हैव द सेम वर्ड्स। सेम वर्ड से तो डिफरेंस नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है बाबू। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना, तो फर्क तो हुआ इसमें। चौथा है वन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज पोजिशन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस चेंजेस। ये सही बात है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। चेंज होता है क्या मीनिंग। एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में चेंज नहीं होता मीनिंग। नहीं तो तुम बोलोगे सर एक्टिव वाइज का पैसिव वाइज बनाते हैं तो उसमें तो मीनिंग चेंज नहीं होता ना। मैंने बिरयानी खाई, बिरयानी मेरे ज़रिए, मेरे द्वारा खाई गई, कहाँ मीनिंग चेंज हुआ। तुम कुल्हाड़ी पे पैर मारो या पैर पे कुल्हाड़ी मारो, तुम कुल्हाड़ी पे पैर मारो या पैर पे कुल्हाड़ी मारो, बात तो एक ही है ना। लेकिन वो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के लिए सही है वो सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पे तो पैसिव वाइज नहीं है ना। समझ में आ रहा पैसिव वाइज में क्या होता है। पैसिव वाइज अगर ये रहता तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आता, फिर पैसिव वाइज में क्या होता, हेल्पिंग वर्ब आता और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हमेशा याद रखना मेरी बात को, पैसिव वाइज में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ईट, एड जो है ईट का सेकंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन। अगर इस तरीके से रहता है ईटन वगैरह तो अपन बोल सकते थे कि सही है। बस यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होने की वजह से मीनिंग भी चेंज हो रहा है ना। पैसिव वाइज अगर रहता है एक्टिव का पैसिव तो मीनिंग चेंज नहीं होता। एक्टिव के पैसिव में 1 2 का 4 4 2 के 1 में मीनिंग चेंज नहीं होता, नाम उसका लखन ही रहता है एक्टिव पैसिव वाइज में, माय नेम इज लखन। लेकिन एक्टिव पैसिव वाइज नहीं है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहा है, तो मीनिंग चेंज होगा, जो यहाँ बता रहा है ना, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज। याद रखना है मेरी बात को, बहुत माइन्यूट लेवल से धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। 21 में देखो रितु आई है, क्या बोल रही है रितु। रितु ऑफन मेक्स एरर इन सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। क्यों गलती करती भाई रितु सब्जेक्ट वर्ब में। द टीचर कैन हेल्प हर बाय। सब्जेक्ट वर्ब समझ में आ रहा है क्या, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे आई के साथ एम लगता है कि इज लगता है, यू के साथ आर लगेगा कि एम लगेगा प्रेजेंट टेंस में। तो ऐसा वो गलती करती है रितु, तो क्या करेंगे टीचर, फिर रितु को भगा देंगे क्या। पहले मैं बता रहा आस्किंग रितु टू लर्न द रूल्स एंड स्कोल्डिंग, उसको डांटेंगे रितु, क्या रे रितु दूसरा काम धंधा नहीं है तुका,
वही गलत करती बार बार, डांटेंगे उसको, रूल बोलेंगे, रूल याद कर बैठ बैठ के वहाँ पे मेरे सामने। दूसरा बोलेंगे आस्किंग रितु टू राइट द रूल 10 टाइम्स इन अ नोटबुक, उसको बोलेंगे 10 बार लिख के लिखो रूल तुम्हारी कॉपी में, बताओ 10 बार लिख के। इसमें भी मज़ा नहीं है क्या, 10 बार लिख लो, 100 बार लिखा लो, उसके दिमाग में जाना चाहिए ना, कॉपी में नहीं, दिमाग में आना चाहिए बाबू। तीसरा है टेकिंग अप मेनी एग्जाम्पल फॉर द एंटायर क्लास एंड पेइंग स्पेशल अटेंशन टू ऋतु, ये हो सकता है कि सभी बच्चों के लिए एग्जाम्पल ले, और एग्जाम्पल लेते समय सब्जेक्ट वर्ब के ऊपर में एग्जाम्पल लेते समय ऋतु पे खास ध्यान दे, उसको जाके देखे लिख रही कि नहीं बराबर, उसको पूछते रहो, उसको इंकरेज करो ना, डीमोटिवेट मत करो कि ऋतु ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ऋतु कर रहे, ऋतु तू ही बोल रहे, ऐसे नहीं बोलने का। उसको इंकरेज करना कि ऋतु आपको समझ में आ रहा है क्या, आपको ये पॉइंट डिस्कस करने में दिक्कत जा रही क्या, ठीक है, उसको मोटिवेट करने का। नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग टू हर द रूल्स ऑफ ग्रामर, अरे बार बार रूल्स ऑफ ग्रामर बता रहे, मतलब क्या है रूल्स ऑफ ग्रामर, अभी जो अपन ने पढ़े ना ये वाला मेथड कहाँ गए रे बाबा, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, इसका इस्तेमाल करो, खुद होके रूल बनाओ अपने, ग्रामर के जो रूल है ना, रट्टा मार के जमेगा नहीं, खुद होके रूल को जनरेट करो, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि सही रूल रहना चाहिए, ठीक है, रूल का इस्तेमाल करो और अपने रूल जनरेट करो, बार बार रूल ऑफ ग्रामर बोल के दिमाग खराब करता है। थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा पूरे क्लास को उसमें डिस्कशन में इन्वॉल्व करो और ऋतु पे थोड़ा खास ध्यान दो, उसके दिमाग में जा रहा है कि नहीं, ठीक है, बोला ऋतु नाश्ता वास्ता करके आई क्या, चाय पोहा हुआ मिला क्या बराबर से घर पे। 22 को देखो, ए और बी दो पार्ट है। डॉक्यूमेंट हैव बीन डाउनलोडेड बाय द स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट स्टूडेंट के जरिए डाउनलोड किए गए, स्टूडेंट हैव डाउनलोडेड द डॉक्यूमेंट, स्टूडेंट ने डाउनलोड किया डॉक्यूमेंट। दोनों सेम है क्या यहाँ पे भी, हैव बीन डाउनलोडेड स्टूडेंट, हाँ बराबर है, ये पैसिव वाइज है, ये एक्टिव वाइज है, स्टूडेंट ने डाउनलोड किया डॉक्यूमेंट, ये पैसिव वाइज है। कैसे पैसिव वाइज है, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ रहा है और यहाँ पे ये हैव बीन, ठीक है, हैव के साथ बीन लगता है पैसिव वाइज में, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ साथ बीन लगता है, और यहाँ पे बाय आता है, ये तो तुमको जनरल भी पता होगा ना। यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, बात सही है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा था 20 में, यहाँ चेंज नहीं हो रहा। क्या बता रहा है क्वेश्चन में, द टू गिवन स्टेटमेंट कैन बी डिफ्रेंशिएट बाय ड्राइंग स्टूडेंट अटेंशन टू, अब ये जो दो सेंटेंस बताए गए, इससे बच्चों का जो अटेंशन है किस चीज़ पे लिया जा रहा है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ा रहे होंगे शायद, उनको किस चीज़ पे लिया जा रहा है देखते हैं यहाँ पे। यूज बाय ऑफ बाय इन द पैसिव फॉर्म, बाय का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या, बाय पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्या, बाय का जो इस्तेमाल हुआ है। आगे देखो क्या बता रहा, डिफरेंसेस इन द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जो आपके अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है उनमें फ़र्क है क्या, किस तरीके से ये इधर आया है, सब्जेक्ट इधर आया है, ऑब्जेक्ट उधर आया है, या जो भी अरेंजमेंट आगे पीछे हुए है। तीसरा है रोल ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन बोथ द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल बताया गया है दोनों ही सेंटेंस में, या चेंज इन द वर्ब फॉर्म, वर्ब के फॉर्म में चेंज हुआ है, नहीं वर्ब के फॉर्म में ठीक है, दोनों ही में असल में यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, बाकी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो फोर्थ वाला तो नहीं है इसमें, बाय का भी नहीं है, जनरल के लिए अपन बाय के लिए अपन ऐसा सेंटेंस पर्टिकुलर लेवल पे नहीं बताया गया है, पैसिव वॉइस में बाय इस्तेमाल करते ही है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये नहीं, ये सबसे बेहतर आंसर थर्ड वाला होगा, रोल ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन बोथ द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताया गया है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे रहता है ना, अब बाय तो लगता ही है पैसिव में, ठीक है, और जो ये सेकंड वाला ऑप्शन में बता रहा है डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स वगैरह ऐसा ये नहीं रहता, असल में इसके ग्रामर के रूल रहे, एक्टिव साइज से पैसिव वाइज कैसे बनेगा उसके मेरे पास पॉइंट्स लिखे हुए पूरे, मैंने जो अपने लेवल पे बनाया है सबको बता दूंगा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे जो बच्चों को है ना, तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फेमिलियर करने के लिए कैसे उसका इस्तेमाल करना है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में, वो दर्शाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 वाला, थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, डेमो क्लास है ये, तो पूरे क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा मैं, जितना भी अभी हो जाए। विच इज़ द फंक्शन वर्ड, चारों में से फंक्शन वर्ड क्या है, बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं, ये क्या पूछ लिया दादा फंक्शन वर्ड, ABCD में तो पढ़े नहीं अपन ने, कौन सा होता है फंक्शन वर्ड। देखो फंक्शन वर्ड का मीनिंग होता है जहाँ पे अपन क्या करते हैं, कोई वर्ब से, कोई सब्जेक्ट से, वर्ब नहीं बोलेंगे, कोई सब्जेक्ट से पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है, फंक्शन हो रहा है, जैसे मैं सो रहा हूँ उसके लिए तो अपन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे ना, स्लीपिंग या स्लीप मतलब सोना, लेकिन फंक्शन वर्ड कैसे रहते हैं, इनको ना वर्ब के मोहताज नहीं रहते, ये वर्ब पे डिपेंड नहीं रहते, अपने आप ही में ऐसे वर्ड रहते हैं जिसका मतलब होता है कि कुछ तो भी काम हो रहा है।
जैसे हाउएवर मतलब हालांकि, इससे कुछ मज़ा नहीं आ रहा। बुकिंग, कोई चीज़ को बुक करना, तो ये काम हो रहा है ना, ये फंक्शन हो रहा है ना। बोलेंगे वहाँ पर ट्रेन की बुकिंग चालू है, ट्रेन की टिकट की बुकिंग चालू है, तो सब लोग लाइन लगा लेंगे ना। अभी वैसे ही लॉकडाउन के अंदर ट्रेन मिल रही नहीं है, बुकिंग चालू है, मतलब फंक्शन है ना। तो यही वाला अपना फंक्शन वर्ड, जिससे पता चल रहा है कि काम हो रहा है, बुकिंग चालू है, ठीक है, फंक्शन वर्ड। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन 25 वाला देख लेते हैं, समय हो चुका है अभी डेमो क्लास का। यू डोंट स्मोक, तुम नहीं पीते हो। अभी स्मोक मतलब हमको पता ही है, सिगरेट पीने के लिए बोलते हैं, सिगरेट बीड़ी वगैरह जो लोग पीते हैं। यू डोंट स्मोक, तुम सिगरेट नहीं पीते हो। फिर ये जो है ना, पे क्वेश्चन टैग को ऐड करना है। तो क्वेश्चन टैग में याद रखना हमेशा, अगर नॉट नहीं है सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग में नॉट लगाएंगे, और नॉट है तो नॉट नहीं लगाएंगे, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसी का इस्तेमाल करते हुए बोलेंगे, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब, और जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट। तो डोंट यू तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो नॉट नहीं लगाना है। हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, तो ये है डू यू, ठीक है। क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं अपन, पता है क्या? ताकि बात पे और ज़्यादा जोर देने के लिए। जैसे तुमने किसी को देख लियो सिगरेट पीते हुए, और उसके घर पे जाके बोल रहे हो यू डोंट स्मोक, तुम सिगरेट नहीं पीते हो। डू यू, क्या तुम पीते हो? वो डर जाएगा अगला वाला, क्या बोल रहे हो आप पीते हैं कि नहीं पीते, देखा है कि नहीं देखा, उसको भी थोड़ा ये रहेगा गलती से किसी और को तो नहीं देख लिया, ठीक है। फिर वो डर जाएगा, क्या बोलेंगे सिगरेट पीते कि नहीं, बोले तुमने कहाँ देखा, सबूत है क्या तुम्हारे पास, फोटो है क्या, वीडियो है क्या, बताओ, बोले प्रूफ बताओ, प्रूफ। तो ठीक है, सिगरेट वगैरह पीने का नहीं, ऐसे पीने का तो मतलब अलग मैटर है वो। डू यू, डोंट यू, ठीक है। तो डेमो क्लास काफ़ी है ये लैंग्वेज पेडागोजी का। अभी हम एक इंग्लिश ग्रामर जो आता है ना, पैसेज वगैरह, एक मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। दो जो हमारा ये जो डेमो क्लास की सीरीज जो है डेमो क्लास का, उसका लास्ट वाला वीडियो आप याद से देखिएगा। उसमें आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा सब्जेक्ट के बारे में और क्लास इंट्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू।